15 अगस्त ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये उस सुबह का नाम है जिस सुबह सदियों की गुलामी के बाद भारत ने पहली बार अपने भाग्य का फैसला स्वयं करने का अधिकार पाया। लेकिन क्या आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को अचानक मिल गई थी? नहीं, इसके पीछे थे अनगिनत आंदोलन, अनगिनत विद्रोह, अनगिनत जेलें, अनगिनत गोलियां, अनगिनत फांसी के फंदे और करोड़ों भारतीयों का वो सपना जिसका नाम था स्वतंत्र भारत। 1857 से 1947 तक लगभग 9 दशकों की इस यात्रा में भारत ने कई रूप देखे। कहीं तलवार उठी, कहीं कलम, कहीं सत्याग्रह हुआ, कहीं बम और पिस्तौल की गूंज सुनाई दी, कहीं किसान खड़े हुए, कहीं आदिवासी, कहीं विद्यार्थी, कहीं मजदूर, तो कहीं सैनिक, और कहीं घर की चार दीवारी से निकलकर महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई की कमान संभाली। ये कहानी केवल कुछ महान नेताओं की नहीं है, ये कहानी उन लाखों लोगों की भी है जिनके नाम इतिहास की किताबों में शायद नहीं मिलते। भारत सरकार की स्वतंत्रता संग्राम संबंधी सामग्री भी इस संघर्ष में अनेक आंदोलनों और कम ज्ञात नायकों के योगदान को रेखांकित करती है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आइए लौटते हैं उस दौर में जब भारत गुलाम था और शुरू करते हैं ये कहानी 1857 से। भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन फैल चुका था। आर्थिक शोषण, राजनीतिक हस्तक्षेप, राजाओं और रियासतों का विलय, किसानों पर बढ़ता बोझ और भारतीय सैनिकों में असंतोष, इन सब ने धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिसमें विद्रोह की जमीन तैयार हो चुकी थी। और फिर बैरकपुर छावनी से ये विद्रोह आरंभ हुआ और मेरठ तक पहुंच गया। मेरठ 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों का विद्रोह। सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक नेता माना। लेकिन 1857 केवल सैनिक विद्रोह बनकर नहीं रहा। कई क्षेत्रों में स्थानीय शासक, सैनिक, किसान और आम लोग भी इसमें शामिल हुए। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, अवध में बेगम हजरत महल और अनेक स्थानीय नेता और समुदाय इस संघर्ष में सामने आए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी महिला जिसका नाम आज भी साहस का प्रतीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने हथियार उठाए। उनका संघर्ष केवल झांसी की रक्षा का संघर्ष नहीं था, वो उस दौर के प्रतिरोध की सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक बन गया। लक्ष्मीबाई के साथ उनकी महिला सेना की सेनापति झलकारी बाई ने भी इस युद्ध में अपना रण कौशल दिखलाया। वो झांसी की आज़ादी के लिए हंसते हंसते बलिदान हो गईं। दूसरी ओर बिहार में लगभग 80 वर्ष की आयु में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अवध में बेगम हजरत महल ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उदा देवी पासी के बलिदान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने पीपल के वृक्ष पर चढ़कर कई अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी और हजारों सामान्य भारतीय इस संघर्ष में शामिल हुए। लेकिन अंग्रेजी सैन्य शक्ति बहुत बड़ी थी। 1857 का विद्रोह अंततः दबा दिया गया। बहुत से लोगों को मारा गया, बहुतों को गिरफ्तार किया गया, बहुतों को फांसी दी गई। लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अंग्रेजों को यह समझ आ गया था कि भारत केवल शासन करने वाली ज़मीन नहीं है, ये एक ऐसा देश है जहां स्वतंत्रता की इच्छा जीवित है। 1857 असफल हुआ, लेकिन उसकी राख के नीचे आज़ादी की चिंगारी बुझी नहीं। वो आगे चलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने वाली थी। 1857 के बाद अंग्रेजी शासन और मजबूत हुआ, लेकिन इसी दौर में एक और परिवर्तन हो रहा था। भारत के अलग अलग हिस्सों में पढ़े लिखे भारतीयों का एक नया वर्ग उभर रहा था। वो सवाल पूछ रहे थे, भारत की गरीबी क्यों बढ़ रही है? भारतीयों को शासन में बराबरी का अधिकार क्यों नहीं? अंग्रेजी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी इतनी सीमित क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, भारत अपने फैसले खुद क्यों नहीं कर सकता? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने भारतीय चेतना को आगे बढ़ाया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की और भारत से संपत्ति के बाहर जाने के प्रश्न को प्रमुखता से उठाया।
धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बढ़ने लगा, लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन ने भारतीय राजनीति को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। 1905 बंगाल विभाजन, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ। नारा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं था, ये आर्थिक स्वतंत्रता की ओर भी एक कदम था। लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगे, विद्यार्थी आंदोलनों में शामिल होने लगे, महिलाएं भी सार्वजनिक जीवन में आने लगीं और इसी दौर में क्रांतिकारी संगठनों की गतिविधियां भी बढ़ीं और अनेक युवा संगठन अंग्रेजी शासन को चुनौती देने लगे। इन युवाओं में एक नाम था खुदीराम बोस। बहुत कम उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रफुल्ल चाकी, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और न जाने कितने नाम। एक ओर संवैधानिक राजनीति थी, दूसरी ओर क्रांतिकारी आंदोलन, और इन दोनों धाराओं के साथ साथ भारत में राष्ट्रीय चेतना लगातार मजबूत होती जा रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़े। युद्ध के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि अब राजनीतिक अधिकारों का विस्तार होगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसके विरोध में देश भर में असंतोष फैल गया और फिर आया 13 अप्रैल 1919, अमृतसर जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था, हजारों लोग वहां एकत्र थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर सैनिकों ने भीड़ पर गोलियां चलाईं। सैकड़ों लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। ये घटना भारतीय मानस पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। उस दिन भारत के भीतर अंग्रेजी शासन की नैतिकता पर विश्वास और भी टूट गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और मोहनदास करमचंद गांधी, जो अब तक भारतीय राजनीति में एक नई शक्ति बनकर उभर चुके थे, उन्होंने आंदोलन को नए स्तर पर पहुंचा दिया। मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे तो उनके पास एक नया राजनीतिक हथियार था, सत्याग्रह, अहिंसा और जन भागीदारी। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इन आंदोलनों ने गांधी जी को देश के सामान्य लोगों के करीब पहुंचाया। अब स्वतंत्रता आंदोलन केवल शहरों और सभागारों तक सीमित नहीं रहा। किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी, व्यापारी सभी धीरे धीरे आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। सरकारी संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया, लेकिन 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये निर्णय विवादित भी रहा, लेकिन इससे ये स्पष्ट हो गया कि गांधी जी के लिए आंदोलन के साधन भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना लक्ष्य। उधर देश के युवाओं में एक अलग तरह की बेचैनी बढ़ रही थी। वे केवल राजनीतिक सुधार नहीं चाहते थे, वे पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, और इस युवा चेतना के सबसे चमकते नामों में से एक था भगत सिंह। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। युवा क्रांतिकारियों के भीतर आक्रोश बढ़ गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और उनके अनेक साथी क्रांतिकारी आंदोलन को नई दिशा दे रहे थे। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर हत्या करना नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोध दर्ज करना था। उनका मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए यह धमाका आवश्यक है। वे गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए। उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। उन्होंने जिस भारत की कल्पना की वो केवल अंग्रेजों से मुक्त भारत नहीं था, वो एक न्यायपूर्ण और शोषण मुक्त समाज का सपना था। और दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो अंग्रेजों के हाथ कभी जीवित नहीं पड़ेंगे। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने उसे स्वयं के लिए इस्तेमाल किया था। जैसा उनका नाम था आज़ाद, वो आखिरी सांस तक आज़ाद ही रहे।
1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया गया। फिर आया नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की। एक मुट्ठी नमक और उसके पीछे खड़ा पूरा देश। ये प्रतीक छोटा था लेकिन संदेश बहुत बड़ा। अंग्रेजी कानून को चुनौती दी जा सकती थी। एक साधारण भारतीय भी साम्राज्य के सामने खड़ा हो सकता है। देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैलने लगा। महिलाएं बड़ी संख्या में आंदोलनों में शामिल हुईं। सरोजिनी नायडू, कमला देवी, चट्टोपाध्याय, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और अनेक महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन स्वतंत्रता की यह यात्रा केवल एक विचारधारा से नहीं बनी थी, इसके कई रास्ते थे। और अब आंदोलन का एक ऐसा अध्याय जिसमें स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष की कल्पना सामने आई। नाम था सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और सैन्य शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व को नई ऊर्जा दी। उनका संदेश था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी भूमिका निभाई। रानी झांसी रेजिमेंट इसका महत्वपूर्ण उदाहरण था। लक्ष्मी सहगल जैसी महिलाओं ने इसमें नेतृत्व की भूमिका निभाई। नेताजी ने 1943 में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा की। आज़ाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सैन्य अभियान चलाया। हालांकि सैन्य रूप से वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। आईएनए के सैनिकों पर चले मुकदमों ने देश में व्यापक जनभावना पैदा की और ब्रिटिश शासन के लिए ये एक गंभीर संकेत था कि भारतीय सैनिकों की निष्ठा को हमेशा अपने पक्ष में मानकर नहीं चला जा सकता। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत को बिना भारतीयों की स्वतंत्र सहमति के युद्ध में शामिल कर दिया गया। राजनीतिक तनाव बढ़ता गया और फिर 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ। गांधी जी का संदेश था, करो या मरो। अगले ही दिन बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। नेता जेल में थे, लेकिन जनता सड़कों पर थी। विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिलाएं, भूमिगत कार्यकर्ता सब अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे थे। अरुणा आसफ अली ने आंदोलन के प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया। उषा मेहता ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो के माध्यम से संदेश प्रसारित करने में भूमिका निभाई। देश के अनेक हिस्सों में लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किए। रेलवे लाइनें, डाक तार व्यवस्था, सरकारी संस्थान कई जगहों पर प्रतिरोध के निशाने बने। अंग्रेजी सरकार ने कठोर दमन किया। गोलियां चली, गिरफ्तारियां हुईं, लाठियां चली। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी थी, भारत के भीतर स्वतंत्रता की इच्छा को हमेशा के लिए दबाना संभव नहीं था। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो अक्सर कुछ बड़े नाम सामने आते हैं, लेकिन आज़ादी की कहानी उससे कहीं बड़ी है। इस संघर्ष में आदिवासी समुदायों ने लड़ाई लड़ी, जिसमें बिरसा मुंडा के बलिदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसानों ने संघर्ष किया, महिलाओं ने जेल यात्राएं की, विद्यार्थियों ने आंदोलन किए, मजदूरों ने हड़तालें की और हजारों ऐसे लोग थे जिनका नाम शायद आज हमें मालूम भी नहीं। 1942 के आंदोलन में भी अनेक सामान्य नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए। सरकारी अभिलेखों पर आधारित आज़ादी का अमृत महोत्सव की सामग्री ऐसे अनेक कम अज्ञात बलिदानियों का उल्लेख करती है जो आंदोलन के दौरान मारे गए। यानी आज़ादी की कीमत केवल बड़े नेताओं ने नहीं चुकाई, इसे एक पूरे समाज ने चुकाया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर था। भारत में स्वतंत्रता की मांग पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमों ने देश में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया पैदा की। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह ने भी ब्रिटिश शासन को झकझोर दिया। सैनिक असंतोष, जनता का समर्थन और लगातार बढ़ती स्वतंत्रता की मांग, इन सब ने ब्रिटिश शासन के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा कर दिया। भारत को आखिर कब तक नियंत्रित किया जा सकता था? फिर आए कैबिनेट मिशन, राजनीतिक वार्ताएं, सत्ता हस्तांतरण की योजनाएं और अंततः भारत के विभाजन का निर्णय। और फिर आ गई वो रात
जिसका इंतज़ार कई पीढ़ियों ने किया था। 14 अगस्त की आधी रात भारत अपनी नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन ये आज़ादी विभाजन की भारी कीमत के साथ आई। लाखों लोगों का जीवन उजड़ गया, अनगिनत परिवार बिछड़ गए, हिंसा ने देश के दोनों हिस्सों को गहरे घाव दिए। आज़ादी की खुशी के साथ विभाजन का दर्द भी था। लेकिन उस सुबह एक सपना सच हुआ। सदियों की सभ्यता, दशकों के संघर्ष और लाखों लोगों के त्याग के बाद भारत ने अपना भविष्य खुद लिखना शुरू किया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्ति का नाम है, या आज़ादी एक जिम्मेदारी भी है? उन लोगों ने अपना जीवन इसलिए नहीं दिया था कि हम केवल हर वर्ष 15 अगस्त को झंडा फहराएं। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां इंसान को सम्मान मिले, जहां न्याय मिले, जहां अवसर मिले, जहां गरीब और कमज़ोर भी अपने सपनों को पूरा कर सके, जहां देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत बने। 1857 में उठी चिंगारी से लेकर 1947 की स्वतंत्र सुबह तक ये यात्रा हमें एक बात सिखाती है, आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती। इसके पीछे किसी का संघर्ष होता है, किसी का त्याग, किसी की जेल, किसी की भूख, किसी का लहू और किसी माँ की वो आँखें जो अपने बेटे को आखिरी बार विदा करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए न जाने कितने योद्धाओं ने अपना बलिदान और समर्पण दिया है, जिनमें प्रमुख हैं मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, पूरन कोरी, भाऊ बख्शी, मोतीबाई, जूही, काशी, सुंदर, मुंदर, गुलाम गौस खां, खुदा बख्श, बहादुर शाह जफ़र, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ऊषा मेहता, अरुणा आसफ अली, लक्ष्मी सहगल, उदा देवी पासी, तात्या टोपे, खुदीराम बोस, बटुकनाथ दत्त, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, रास बिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, करतार सिंह सराभा, चापेकर बंधु, विनायक राव देशपांडे, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मैडम भीकाजी कामा, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, दुर्गा भाभी, राजेंद्र लहरी, वीर सावरकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और न जाने कितने ऐसे योद्धा जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। और वे लाखों अनाम भारतीय जिनके नाम हम नहीं जानते, लेकिन जिनके कारण हम आज जानते हैं कि भारत स्वतंत्र है। आज स्वतंत्रता दिवस पर आइए केवल तिरंगे को सलाम न करें, उस संघर्ष को भी सलाम करें जिसने हमें ये तिरंगा दिया। आइए उन शहीदों को याद करें जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, और खुद से एक वादा करें कि जिस भारत के लिए उन्होंने सपना देखा था उसे मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि देश केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, देश होता है उसकी मिट्टी, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके लोग, उसकी यादें और उन लोगों की कुर्बानियाँ जिन्होंने कहा था ये देश हमारा है और अपनी जान देकर इसे सच कर दिया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 1857 से 1947 तक आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। धन्यवाद।